दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं द प्रोटेक्टर वेब सीरीज का सेकंड सीजन लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखें, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है जिसमें आप देखेंगे कि एक नौजवान को एक कमीज मिल जाती है जिसको पहनने के बाद वो बुलेट प्रूफ बन जाता है। लेकिन इस कमीज के साथ साथ कुछ फर्ज भी हैं जिनको वो एक लड़की के चक्कर में अच्छे तरीके से निभा नहीं पाता। ये वेब सीरीज आपको एक मिनट भी बोर नहीं होने देगी। तो बिना समय गवाए सेकंड सीजन शुरू करते हैं। लास्ट सीजन में हमने देखा कि हकान के अपनी प्रेमिका को जिंदा करने की जिद के कारण वो गलती से मरे हुए 6 इमोर्टल्स को जिंदा कर देता है। फिर फैजल अपनी वाइफ रूहिया को लेकर वहां से भाग जाता है। बिल्डिंग से गिरने वाले पत्थरों के कारण जैनब भी बेहोश हो जाती है, लेकिन लैला जिंदा हो जाती है। अब आगे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें एक इमोर्टल 7th प्रोटेक्टर से मिलने आती है, क्योंकि 7वां प्रोटेक्टर इस इमोर्टल को प्यार करता था और इसके प्यार में अंधा हो चुका था। फिर वो इमोर्टल प्रोटेक्टर पर धोखे से वार करती है। फिर प्रोटेक्टर अपना खंजर निकालता है और उस इमोर्टल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खंजर उस पर काम नहीं करता। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। फिर वो उसके बेटे के सामने ही उस इमोर्टल को मार देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जैनब एक हॉस्पिटल में दाखिल थी। लैला उसके पास में बैठी थी और हकान टेंशन में था। फिर लैला कहती है, हकान प्लीज शांत हो जाओ, जैनब एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी टीवी में न्यूज आती है कि कुछ चश्मदीद गवाहों का कहना है कि हाया सोफिया में जो धमाका हुआ था वो गैस लीक करने के कारण हुआ था। मिस्टर फैजल आज हमें इससे रिलेटेड कुछ नया अपडेट देने वाले हैं। फिर लैला हकान को रूम से बाहर ले जाती है और पूछती है कि फैजल ने तो मुझे गोली मार दी थी ना, फिर मैं जिंदा कैसे हो गई, और ना ही मेरे पेट पर कोई घाव का निशान है। हकान बताता है कि तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें फैजल का खून पिलाया, उसी के खून की बदौलत तुम जिंदा हो गई। क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? लैला मना कर देती है। फिर वो खुद चेक करता है और कहता है पहले से ज्यादा टेस्टी हो गई हो। फिर हकान उससे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी लव स्टोरी का एंड हैप्पी ही होगा। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल अपनी वाइफ को 1552 में बनी हुई एक पुरानी वाइन पिलाता है और कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें तभी प्रपोज किया था। रूहिया उस समय थोड़ी परेशान थी। पूछने पर वो बताती है कि हमारे साथी पता नहीं इस समय कहाँ होंगे, शायद वो अब भी हमसे नाराज हैं। फैजल कहता है तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। फिर वो प्रोटेक्टर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है, लेकिन फैजल उसे प्रोटेक्टर की कमीज दिखाता है और कहता है कि इसके बिना वो कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी हम उस इमोर्टल को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। वो अपने साथी इमोर्टल के साथ एक म्यूजियम में जाती है और एक डॉक्टर को मारकर वहां से एक ऐसे जहरीले टिड्डे को चुरा लेती है जो इस धरती पर से लुप्त हो चुका है। तभी हकान अपने लिए हॉस्पिटल में बनी बेकरी से केक लेने के लिए जाता है और तभी वहां पर न्यूज सुनता है जिसमें मिस्टर फैजल बयान देते हैं कि हाया सोफिया में जो गैस एक्सप्लोजन हुआ था वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। उस घटिया हरकत को अंजाम दिया था मेरे ही एक एम्प्लॉय ने जिसका नाम है हकान। फिर खुद की फोटो टीवी पर देखकर हकान खिसक लेता है। अब की बार फैजल ने ऐसी चाल चली थी, हकान छुपता हुआ फिर रहा था। तभी 2 गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। हकान उनको पीटता है, लेकिन एक गार्ड पीछे से वार करके उसको बेहोश कर देता है। फिर वे उसको घसीटकर एक वैन में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब लैला उठती है तो वो हकान को फोन करती है, लेकिन तभी उसका सिर चकराने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर पहले तो वो जैनब को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो होश में आ जाती है और बिना कुछ किए उस रूम से बाहर चली जाती है। फिर वो हकान को देखने जाती है। जब वो रिसेप्शन पर जाकर हकान के बारे में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट लैला को आज की ब्रेकिंग न्यूज दिखाती है। फिर वो हकान को फोन करते हुए उस हॉस्पिटल में तलाश करती है। तभी उसको हकान का फोन मिल जाता है। दूसरी तरफ वे गार्ड्स जिन्होंने हकान को किडनैप किया था वे उसे डॉक्टर के खोपचे में ले जाते हैं। वे सब लोग वफादार खादिम थे, जिनमें आमिर के अबू सैलदार और चेला भी शामिल थी। वे लोग बताते हैं कि अब टोटल 7 इमोर्टल्स हो गए हैं, तुम्हारी जान को खतरा था इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर ले आए। फिर हकान उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक दादी आती है, उसका नाम इसरा था। वो कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अब पूरा मुल्क तुम्हारी जान का दुश्मन है। कोशिश करना कि गिरफ्तार ना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना इस मुल्क को इमोर्टल से कोई नहीं बचा सकता। फिर हकान रुक जाता है। दादी पूछती है कि बेटा अब बताओ कि जैनब ने मामला इस कदर कैसे बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ जैनब को भी होश आ जाता है। उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। फिर वो आवाज लगाती है कि क्या कोई है यहाँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था।
फिर वो अपने शरीर पर लगी तारें हटाती है और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ वो दादी माँ सारा इल्जाम जैनब के ऊपर ही डाल रही थी। हकान कहता है जैनब ने शुरू से लेकर अब तक मेरा हर पल साथ दिया है, उसी ने मुझे लड़ाई में भी ट्रेन किया, वो वफादार खादिम है, इसीलिए हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। फिर दादी कैन और ओकू को हॉस्पिटल भेजती है और जैनब को लाने के लिए कहती है, लेकिन इतने में जैनब खुद ही वहाँ आ जाती है। वहाँ आकर उसे अपने पिता की याद सताने लगती है। फिर वो सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर कैन और ओकू भी आ जाते हैं। जैनब सोचती है कि ये कोई इमोर्टल्स या उनके भेजे हुए चमचे होंगे। फिर वो उन दोनों को पीट पीट कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ लैला भी हकान को ढूंढ रही थी। तभी उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसको अपने ख्यालों में मिस्टर फैजल दिखते हैं। तभी जैनब भी अपने घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो अपना बैग तैयार करने लगती है क्योंकि अब वो शांति से जीना चाहती थी। फिर उसे याद आता है कि उसके बाबा ने कैसे उसकी जान बचाई थी। अपने बाबा को याद कर वो गुस्से से भर जाती है और रूम का सारा सामान बिखेरने लगती है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जैनब को वहाँ पर एक चाकू मिलता है। दूसरी तरफ हकान समझा कर थक गया था कि जैनब गद्दार नहीं है। फिर वो खंजर निकालता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। दादी कहती है हम तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। अगले सीन में हम डेरिया को देखते हैं। जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो जैनब अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर उन दोनों में फाइट होती है। डेरिया उसको पीट कर कहती है अभी तू बच्ची है। फिर जैनब उसको नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर कहती है अब बोल मैं बच्ची हूँ। डेरिया कहती है मैं सबसे सौदा करती हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सौदा है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। फिर वो जैनब को बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इमोर्टल्स शहर पर एक बड़ा हमला करने वाले हैं। फिर वो कहती है मैंने अपना वादा निभाया, अब तू चाकू मुझे दे दे। फिर जैनब चाकू वहाँ पर फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। अब डेरिया एक गलती कर बैठती है और वो गलती ये थी कि वो उसके बाबा की मौत पर एक कमेंट कर देती है। फिर जैनब उसे ठोक देती है और कहती है तू बेमतलब ही अल्लाह को प्यारी हो गई। दूसरी तरफ लैला अपनी कार को तेज भगाकर जंगल की तरफ जा रही थी। फिर वो गाड़ी लेकर मिस्टर फैजल के पास पहुंच जाती है और डरी हुई हालत में गाड़ी से बाहर निकलती है। मिस्टर फैजल कहते हैं लैला शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। फिर वो लैला को अपनी बीवी से मिलाते हैं। लैला को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो यहाँ कैसे आ गई। मिस्टर फैजल कहते हैं तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, अब तुम मेरे वश में हो। तभी रात हो जाती है और जैनब अपनी कार में बैठकर शहर से बाहर जा रही थी क्योंकि उसने अपने बाबा की मौत का बदला ले लिया था। तभी वो कार में न्यूज सुनती है कि पुलिस अभी भी हकान की तलाश कर रही है क्योंकि उसने हाया सोफिया को धमाके से उड़ाने की कोशिश की थी। फिर न्यूज सुनकर उसको लगता है कि हकान को सच में उसकी जरूरत है, इसलिए वो यहाँ से दूर जाने का इरादा बदल देती है। फिर वो अपने खोपचे पर आ जाती है। वहाँ हकान को बांध कर रखा हुआ था। फिर वो चुपके से हकान को खोलने लगती है। चैला उस समय उन दोनों को देख रही थी। तभी ओकू को भी पता चल जाता है। फिर ओकू और कैन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर जब वे उसे पकड़कर पीटते हैं तभी हकान खुद को छुड़वा लेता है और जैनब को मार खाने से बचाता है। फिर वो दादी को कहता है क्या आप यही चाहते हैं कि वफादार खादिम एक दूसरे से लड़ने लग जाएं? वो कहती है हमारे भी कुछ उसूल हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हकान कहता है क्या ऐसे खादिमों को लेकर लड़ेंगे आप जिनको एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है? इस वक्त मैं जैनब पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। दूसरी तरफ लैला फैजल से बचकर जंगल की तरफ भाग रही थी, लेकिन फैजल और रूहिया उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो। फैजल कहता है ऐसे कैसे जाने दो, तुम्हारी रगों में मेरा खून है, अब से तुम मेरा हिस्सा हो। लैला को उनकी बात पर विश्वास नहीं था। फिर रूहिया फैजल को शैंपेन की बोतल खोलने वाला ओपनर देती है जो वो अपने साथ लाई थी। फिर फैजल दोबारा उसे अपने दिमाग से कंट्रोल करता है। फिर लैला ओपनर लेकर खुद की ही गर्दन में मार लेती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। रूहिया बताती है कि फैजल अब तुम्हारे दिमाग को काबू कर सकता है। फैजल कहता है अब तुम्हें सिर्फ करामाती खंजर से ही मारा जा सकता है, लेकिन इमोर्टल तुम्हें बिना खंजर के भी मार सकते हैं। फिर लैला वहाँ से चली जाती है। फैजल कहता है ये अभी कंफ्यूज है, लेकिन बहुत जल्द ये हकान को हमारे सामने लेकर आएगी। दूसरी तरफ जैनब सबको बताती है कि इमोर्टल्स एक बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। अम्मा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? जैनब कहती है मेरे जानकार से। फिर हकान कहता है कि वे 7 इमोर्टल्स हमले की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। जैनब कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हकान सबको इकट्ठा करता है और कहता है आज से आप सब मेरी बात मानेंगे, मैं प्रोटेक्टर हूँ और उन इमोर्टल्स को मारना मेरा फर्ज है, इसलिए आज से पूरा कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। दादी कहती है अगर हम किसी बात को लेकर तुमसे सहमत ना हुए तो? हकान कहता है तो अपना बोरिया बिस्तरा लो और फूट लो यहाँ से। अब सबकी शक्ल देखकर लग रहा था कि सब लोग हकान से सहमत थे। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं वे दोनों इमोर्टल्स एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां कोई भी आता जाता नहीं है
और वहाँ पर वे एक गार्ड को मारकर अपना साइंस एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। अब वे अपने साथ चुरा कर लाए हुए टिड्डे के साथ कुछ करने वाले थे। दूसरी तरफ वे सब जेनेब से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि इमोर्टल्स कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो बताती है कि जब मैंने अपने बाबा के कातिल के गले पर चाकू रखा तो उसने सब कुछ तोते की तरह उगल दिया। फिर मैंने अपने बाबा की मौत का बदला ले लिया। दादी अम्मा कहती है कि अगर तुम्हारे बाबा उस गद्दार से मिलने ना गए होते तो आज जिंदा होते। फिर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और हकान उन्हें शांत कराता है। इतने में लैला भी वहां आ जाती है। फिर उसको देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर हकान लैला को अकेले में ले जाकर पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? लैला कहती है, हकान अब मैं पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। हकान कहता है, लैला तुम पहले जैसी हो या ना हो, मैं तुम्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। तभी दादी अम्मा कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे बुलाने के लिए आ जाती है। फिर लैला वहाँ पर मौजूद एक ड्रॉर खोलती है। उस ड्रॉर में खंजर और लैला का लॉकेट पड़ा था जो इमोर्टल्स के पास जाने पर चमकने लगता है। फिर उसको चमकता हुआ देखकर लैला समझ जाती है कि वो भी इमोर्टल बन गई है। दूसरी तरफ दादी अम्मा उसे समझा रही थी कि तुम्हारा ध्यान लैला की तरफ नहीं बल्कि अपनी कमीज ढूंढने की तरफ होना चाहिए। फिर हकान कहता है, आप सिर्फ एक वफादार खादिम हो, मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। तभी टीवी में न्यूज आती है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एक हत्या हुई है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। म्यूजियम में सब कुछ सेफ है लेकिन कुछ प्राचीन इंसेक्ट्स की प्रजातियां चोरी हुई हैं। पुलिस वाले इस केस को चोरी की शक्ल दे रहे हैं। तभी वहाँ जेनेब आ जाती है और कहती है कि जरूर ये इमोर्टल्स का काम है। फिर जेनेब, लैला और हकान पूछताछ के लिए उस म्यूजियम में जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ जेनेब का एक दोस्त काम करता था। फिर अम्मा कैन को भी उनके साथ भेज देती है। दूसरी तरफ रूहिया अब जिंदा होकर खुश थी क्योंकि उसे ये लाइफ पसंद थी। तभी फैजल उसके पास आता है और वो प्यार भरी बातें करने लगते हैं। फिर रूहिया पूछती है कि जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे उसका क्या हुआ? फैजल कहता है कि हमें पहले प्रोटेक्टर को रोकना होगा, उसके बाद ये सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं ये काम लैला से करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी हुक्म की गुलाम है। रूहिया कहती है, जो इश्क में होते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने बाकी के साथियों के बारे में पूछती है। फैजल कहता है, वे सभी मेरे पैसों पर ऐश कर रहे होंगे। फिर रूहिया उनसे मिलने के लिए कहती है लेकिन फैजल कहता है, उनसे फिर कभी मिलेंगे, फिलहाल एक तोहफा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। फिर वो तैयार होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वे चारों उस म्यूजियम में जाते हैं। म्यूजियम के अंदर जाते ही उनकी तलाशी ली जाती है। जेनेब कहती है, हम अपने दोस्त मैटन से मिलने आए हैं। फिर कैन वहीं पर रुक जाता है और वे तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे मिस्टर मैटन से मिलते हैं। जेनेब कहती है कि हम यहाँ पर चुराई हुई चीजों के बारे में जानकारी लेने आए हैं। वो बताता है, दरअसल यहाँ चीज नहीं एक इंसेक्ट चोरी हुआ है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो बताता है कि वो टिड्डे पहले जमीन के अंदर रहा करते थे। कहा जाता है कि वो जमीन के अंदर इतनी पावरफुल छलांग लगा सकते हैं कि भूकंप पैदा कर दें। वैसे ये प्रजाति सैकड़ों साल पहले ही लुप्त हो चुकी है। वो कुछ इस टिड्डे जैसे दिखने वाली प्रजाति थी जिसको एक एम्बर के अंदर प्रिजर्व किया गया था। वो दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में से एक है। हकान कहता है वो उनसे फसलों को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि भूखमरी पैदा हो। मैटन बताता है कि ये फसलों को खाने वाला इंसेक्ट नहीं है। तभी लैला वहां से किसी दूसरे इंसेक्ट को देखने चली जाती है। इतने में रिसेप्शन पर हकान की पहचान कर ली जाती है। फिर कैन जेनेब को मैसेज करके बताता है कि पुलिस आ रही है। मैसेज पढ़कर वो कहती है, हकान चलो यहाँ से। लेकिन हकान तो अभी भी सवाल जवाब कर रहा था। फिर लैला एक इंसेक्ट का जार तोड़ देती है और वहां पर अलार्म ऑन हो जाते हैं। फिर वो हकान को कहती है कि इससे पहले पुलिस यहाँ आए तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वे किस तरफ गए हैं। लैला उनको दूसरी ही दिशा में भेज देती है। फिर वे उस बिल्डिंग से बाहर जाकर एक बड़े से डस्टबिन के अंदर छिप जाते हैं। फिर वे पुलिस के वहाँ से जाने का इंतजार करते हैं। फिर जब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं तो वे दोनों डस्टबिन से बाहर आ जाते हैं। जेनेब उसे चलने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है कि मैं लैला को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जेनेब कहती है, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसके पीछे नहीं। फिर वे लैला को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ फैजल अपनी वाइफ रूहिया को अपने पुराने मकान में ले जाता है जिस मकान में रूहिया को मारा गया था। लेकिन उस घर में जाकर रूहिया उदास हो जाती है क्योंकि वो उस दिन को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। रूहिया कहती है कि तुम्हें तो इस मकान को जलाकर खाक कर देना चाहिए था। फैजल कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारा मूड ऑफ नहीं करना चाहता था, मुझे लगा तुम्हें अपने पुराने मकान को देखकर खुशी होगी। तभी रूहिया के नाक से खून बहने लगता है। फिर वो अपना खून साफ करती है। उन दोनों को नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर रूहिया कहती है कि हमें जल्द से जल्द प्रोटेक्टर को खत्म करना होगा और अपने मिशन को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ जेनेब रिसर्च करके बताती है कि पहले के समय में भूखमारी के हालात पैदा करना आसान था लेकिन आज के समय में ये इम्पॉसिबल है। हकान को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो तो लैला को फोन मिला रहा था।
लेकिन लैला फोन नहीं उठाती। फिर जब हकान उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है तो जैनब उसे रोकती है और कहती है कि पूरे इस्तांबुल की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो खुद आ जाएगी। हकान पूछता है तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। जैनब कहती है जब से वो वापस लौटी है तब से ही वो मुझे अजीब लगती है, अब मुझे उसके आसपास होने से दिक्कत होती है। हकान कहता है साफ साफ बोलना, तू जलती है उससे। फिर जैनब उसके कान के ऊपर एक चांटा जड़ देती है और कहती है तू अपनी घटिया सोच के साथ खुश रह, मैं अपने रास्ते चली। दूसरी तरफ लैला मिस्टर फैजल के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि दोबारा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। फैजल कहता है जो तुम बन गई हो उसे बदल नहीं सकते। फिर लैला कहती है तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगे और फिर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन फैजल फिर से उसे कंट्रोल करके उसे रोक लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। तभी कैन बताता है कि हमें एक एंटोमोलॉजिस्ट मिला है जिसने उस इंसेक्ट पर रिसर्च की थी, शायद वो हमें उसके बारे में कुछ बता सकता है। फिर वे दोनों उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। चैला कहती है हकान 11 मुल्कों की पुलिस ना सही लेकिन एक मुल्क की पुलिस तो तुम्हें ढूंढ ही रही है, बच के रहना। फिर हकान जैनब को कॉल करने लगता है लेकिन रुक जाता है। जैनब उस समय अपनी स्टडी कर रही थी। तभी उसकी दोस्त उसको आकर बताती है कि लंदन के जिस हिस्ट्री कॉलेज में तुम जाने का सपना देख रही थी, अब तुम्हारा उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन जैनब जाने से मना कर देती है और कहती है कि कुछ लोगों को यहाँ मेरी जरूरत है। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल लैला को लेकर अपने बाकी के इमोर्टल्स के पास जाता है और सबको बताता है कि ये हमारी नई साथी है क्योंकि इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। फिर उनमें से एक इमोर्टल लैला को छूकर कहता है आधी इंसान आधा इमोर्टल, आई लाइक इट। वे इमोर्टल्स लैला को अपने में से एक नहीं मानते थे। फिर फैजल एक इमोर्टल को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सबको मैंने जिंदा किया है लेकिन तुम इस एहसान का बदला कैसे उतार रहे हो, मेरे पीठ पीछे मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हो। अब मेरी बात कान खोलकर भेजे में डाल लो। लैला की तरफ कोई भी आंख नहीं उठाएगा। फिर उसकी वाइफ अपने साथी को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन फैजल कहता है माफी चाहता हूँ। फिर वो उसे मार देता है। रूहिया को ये बात पसंद नहीं आती। तभी उनमें से एक इमोर्टल जाने लगती है लेकिन फैजल चिल्लाकर कहता है कोई यहाँ से नहीं जाएगा। तुम लोग मेरी पीठ पीछे हमले की प्लानिंग कर रहे थे ना, मुझसे पूछे बिना कोई हमला नहीं होगा। सबसे पहले लैला उस प्रोटेक्टर को हमारे पास लाएगी, हम पहले अपने दुश्मन को खत्म करेंगे। फिर उनमें से बिल्लू हटेला कहता है कि बहुत हो गई बकवास, हम पहले इस शहर को खत्म करेंगे। फैजल कहता है बेसब्रे लोग अपना मुंह भी चलाते हैं और खाने का मजा भी नहीं ले पाते, तुम लोगों में सब्र नहीं था इसीलिए तुम पहले भी मारे गए थे। बिल्लू हटेला कहता है कि हमें कब्रों से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमने जो सोचा है वो करके ही रहेंगे। ऐसा लग रहा था कि फैजल की वाइफ भी उसके साथ नहीं है। फिर फैजल लैला को लेकर वहां से चला जाता है। तभी लैला हकान के पास कॉल करती है और पूछती है कहाँ हो तुम। वो कहता है कि मैं किसी से मिलने के लिए जैनब की यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। फिर कुछ ही देर में वे यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। अब लैला भी वहां पहुंच गई थी। तभी बिल्लू हटेला वापस रूहिया के पास जाता है और पूछता है क्या तुम भी फैजल की तरह अपने मिशन से भटक गई हो? मैं ये मिशन खत्म करके जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहता हूँ और मुझे इस काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए। रूहिया कहती है कि हम बस अभी आए हैं लेकिन फैजल सदियों से यहाँ है, हमें उसका साथ देना चाहिए। बिल्लू हटेला कहता है तुमने देखा नहीं, उसने एक लड़की के लिए अपने ही साथी को मार दिया। फिर जब वो जाने लगता है तो रूहिया कहती है एक बात ध्यान रखना, मैं उसकी तरफ नहीं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जैनब अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर जा रही थी। तभी उसकी नजर लैला पर पड़ती है जो कि 2 पुलिस वालों से बात कर रही थी। वो बता देती है कि हकान उस बिल्डिंग के अंदर है। इतने में वे दोनों एंटोमोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम म्यूजियम में चोरी हुए इंसेक्ट्स की जानकारी लेने आए हैं, क्या आप जानते हैं वो इंसेक्ट चोरी क्यों हुआ था? प्रोफेसर कहता है मैं नहीं जानता। फिर वो उनको एक कहानी सुनाता है कि एक बार एक पानी का जहाज इजिप्ट से इटली जा रहा था और उसी जहाज में कुछ टिड्डे अपने साथ जानलेवा वायरस लेकर वहां पहुंच गए। फिर पूरा इटली उनकी चपेट में आने वाला पहला देश बन गया। फिर कुछ ही दिनों में वे टिड्डे पूरे यूरोप में फैल गए। यूरोप के 1/3 लोग उनका शिकार हुए। लोगों में भयानक बीमारियां फैली और उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। जब वे टिड्डे मरे तो वो वायरस भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। हकान पूछता है अगर वो लौट आए तो क्या होगा? प्रोफेसर कहते हैं ये नामुमकिन है, चलो मान लेते हैं वो लौट आए, लेकिन अब आबादी उस समय के मुकाबले बहुत ज्यादा है और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले साधन भी बहुत ज्यादा हैं। वो वायरस जल्द ही इस दुनिया में इंसान का नामो निशान मिटा देगा। बातें करते समय हकान के पास जैनब की कॉल आती है लेकिन वो उसको पिक नहीं करता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर वो पुलिस से अपनी जान बचाकर भागता है लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाने से पहले ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं वे लोग हकान को पकड़कर पागल खाने ले जाते हैं। फिर हकान होश में आने के बाद डॉक्टर को कहता है कि प्लीज डॉक्टर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप मेरे चेहरे को देखकर कहिए क्या मैं आपको पागल दिखता हूँ?
डॉक्टर कहते हैं पहले तुम अपने बॉस से लड़ बैठे, फिर तुमने हाया सोफिया पर ब्लास्ट किया और अब कह रहे हो कि टिड्डों का हमला होने वाला है। पागल नहीं तो और क्या हो। अब तुम एक काम करो, इस्तांबुल की चिंता छोड़ो, ये काम सरकार देख लेगी। तुम मेरे वापस आने तक इस फॉर्म पर साइन कर देना। फिर हकान दरवाजे की विंडो में से चिल्लाता है, मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग सच में खतरे में हो। दूसरी तरफ चमनचिंदी रूहिया को अपनी लेबोरेटरी दिखाता है और बताता है कि ये टिड्डे लगातार ब्रीड करते हैं और बढ़ते जाते हैं। फिर रूहिया अपने इमोर्टल साथियों को बताती है कि फैजल ने प्रोटेक्टर को पागल खाने में कैद करवा दिया है। अब हमारे पास 1.5 करोड़ लोगों को मारने का सही समय है। फिर उसकी साथी बताती है कि ये टिड्डे इतने जहरीले हैं कि 24 घंटे में पूरे इस्तांबुल को खत्म कर देंगे। फिर बिल्लू हटेला कहता है कि हम 1347 में भी इस तरह का हमला कर चुके हैं। तब लोगों ने चर्च में जाकर पूछा कि ईश्वर हम पर गुस्सा क्यों है, जबकि गुस्सा ईश्वर नहीं हम थे। इस बार भी हम वैसा ही हमला करेंगे और फिर अपने घर लौट जाएंगे। रूहिया कहती है कि मुझे भी अपने घर लौटना है। तभी अगले सीन में हम लेवेंट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस पागल खाने में नया भर्ती हुआ है। फिर उसका साथी उसे बताता है कि पागलों से थोड़ा बचकर रहना। दूसरी तरफ फैजल लैला से पूछता है कि ये जो बड़ा हमला होने वाला है इसके बारे में तुम क्या क्या जानती हो। वो कहती है कि इसके बारे में तुम्हें अपनी वाइफ से पूछना चाहिए क्योंकि वो भी दूसरे इमोर्टल्स के साथ मिली हुई है। फिर फैजल कहता है कि मेरी बीवी पर इल्जाम लगाना बंद करो, वो बीमार है, उसको प्रोटेक्टर का जितना खून मिलना चाहिए था मिला नहीं। अब तुम मुझे प्रोटेक्टर का खून ला कर दोगी, इसके लिए तुम्हें पागल खाने जाना होगा। तभी लेवेंट नाम का वो कर्मचारी हकान के पास जाता है और पूछता है खाना क्यों नहीं खाया। हकान कहता है मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेवेंट कहता है मैंने तुम्हारी न्यूज सुनी और पता चला कि तुम कितने घटिया इंसान हो। हकान कहता है मैं ना तो पागल हूँ और ना ही कातिल, मैं प्रोटेक्टर हूँ और मेरा फर्ज है इस शहर को शैतानों से बचाना। फिर हकान की बातें सुनकर लेवेंट कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बुढ़िया जेनेब को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं समझती। लेकिन जेनेब कहती है कि लैला अब मेरे हाथ से मरने वाली है क्योंकि उसने ही हकान को फंसाया है। बुढ़िया कहती है तुम लैला से जलती हो। जेनेब कहती है मैंने खुद उसे पुलिस को हकान के बारे में बताते हुए देखा है। इमोर्टल्स हमले की साजिश रच रहे हैं, हकान पागल खाने में पड़ा है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं लैला से जलती हूँ और हकान से प्यार करती हूँ। फिर बुढ़िया उसे कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, गद्दारों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फिर जेनेब गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो खंजर चुरा लेती है। दूसरी तरफ फैजल अपनी वाइफ के साथ बैठा था। वो अपनी वाइफ की खूबसूरती की तारीफ करता है और हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपनी वाइफ को एक लॉकेट पहनाता है और कहता है देखो कितना खूबसूरत शहर है ये पूरा शहर हमारा होगा। लेकिन उसकी वाइफ के इरादे तो इस शहर को खत्म करने के थे। फिर फैजल उससे पूछता है क्या तुम अभी भी बाकियों के टच में हो। वो कहती है क्या फर्क पड़ता है, हकीकत तो ये है कि मैं भी एक इमोर्टल हूँ और इस शहर को खत्म करके मुझे अपने घर लौटना है। तभी जेनेब पागल खाने में पहुंच जाती है। फिर वो अंदर जाने लगती है तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वे कहते हैं कि आज सभी की विजिट बंद है, अंदर एक खतरनाक पागल आया है। तभी हकान कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वे गार्ड्स उसको टॉयलेट लेकर जाते हैं। फिर हकान अंदर चला जाता है और एक गार्ड बाहर ही रुक जाता है। तभी हकान वहां पर बनी विंडो से बाहर भाग जाता है और वो गार्ड भी उसका पीछा करता है। हकान छत पर चला जाता है और एग्जिट ढूंढने लगता है लेकिन गार्ड्स आकर उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। फिर जब वो नीचे कूदने लगता है तो वे गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वापिस अंदर ले आते हैं। उस समय लैला भी वहीं पर घूम रही थी। फिर जेनेब उसे पकड़ लेती है और कहती है तूने ही उसे पकड़वाया है, अब क्या तू उसे मारने आई है। लैला बताती है कि फैजल मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो मुझसे कुछ भी करवा सकता है। फिर वो जेनेब को विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ पर कार की चाबी मारती है लेकिन उसके हाथ पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। जेनेब कहती है इसका मतलब तू इमोर्टल बन गई है। लैला कहती है मैं अपनी मर्जी से इमोर्टल नहीं बनी, वो मेरे दिमाग को काबू कर रहा है, मैं दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ, प्लीज जेनेब मेरी हेल्प करो। अब हकान के भी हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो दोबारा ना भागे। जब हकान खुद को छुड़वाने के लिए चिल्लाता है तो वे उसका मुंह भी बांध देते हैं। फिर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है। फिर वहां से जाते वक्त लैला जेनेब को इमोर्टल्स के इरादों के बारे में बताती है। जेनेब को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो कहती है कि ये टिड्डे जमीन के नीचे ही ब्रीड करते हैं, क्या तुम्हें फैजल की कोई ऐसी जगह पता है। लेकिन लैला मना कर देती है। तभी फैजल फिर से लैला को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो कार का स्टीयरिंग घुमाकर एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है लेकिन जेनेब उसकी सीट बेल्ट खोलकर जोर से ब्रेक दबाती है। फिर डैशबोर्ड से उसका सिर टकराने के कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर फैजल उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ के नाक और आंख से खून बह रहा है। फैजल कहता है तुम चिंता मत करो, बस मुझे एक बार प्रोटेक्टर का खून मिल जाए, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे।
तभी बिल्लू हटेला न्यूज सुनता है कि आज शाम 8 बजे मैच शुरू हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक स्टेडियम में 70,000 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। फिर बिल्लू हटेला अपने साथियों को कहता है, जैसे ही रेफरी मैच खत्म करने का इशारा करेगा हम इन टिड्डों को छोड़ देंगे। फिर पिराए बिल्लू हटेला को रिमोट देती है और कहती है, जैसे ही तुम बटन दबाओगे ये टिड्डे मौत का ऐसा सैलाब लेकर आएंगे दुनिया भूल नहीं पाएगी। तभी फैजल हकान से मिलने जाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। वो हकान को कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। देखो हकान, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, अपने प्यार के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। मेरी जगह कोई और इमोर्टल आता तो अब तक तुम्हारा गला काट चुका होता। मैं तो सिर्फ अपनी रूहिया को जिंदा करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी के कारण बाकी के इमोर्टल्स जिंदा हो गए। अब मुझे अपनी रूहिया को ठीक करने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है, और अगर खून करामाती खंजर से ना निकाला गया हो तो वो बेकार है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और बदले में तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी पागल खाने के अलार्म ऑन हो जाते हैं और सभी पागल आजाद हो जाते हैं। फैजल देखता है ऐसा कैसे हो गया है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और मिस्टर फैजल को उन पागलों से बचाकर बाहर ले जाते हैं। फिर वहाँ लेवेंट आता है और हकान को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। दूसरे रूम में ले जाकर वो हकान को खोलने लगता है। तभी वहाँ और गार्ड्स आ जाते हैं। लेवेंट उनको पीटता है। हकान भी इस काम में उसकी हेल्प करता है। फिर वो हकान को पागल खाने से बाहर ले जाता है और एम्बुलेंस के अंदर बिठा देता है। फिर वो एम्बुलेंस को वहां से भगा कर ले जाता है। तभी जेनेब और लैला अर्थ मूवमेंट का पता लगाने के लिए भूकंप विज्ञान केंद्र जाती है। वहां उनको ऑफिसर बताता है कि पूरे इस्तांबुल में 14 ऐसी जगह हैं जहां जमीन में हलचल महसूस की गई है। इनमें से 12 जगह तो कंस्ट्रक्शन साइट है। फिर वो बताता है कि स्टेडियम के पास एक अजीब सी मूवमेंट महसूस हुई है। फिर जेनेब कहती है, आज तो उस स्टेडियम में मैच है। लैला कहती है, इसका मतलब वो गेम के दौरान हमला करने वाले हैं। हमले की सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर वे एक टिड्डे को निकालकर किसी इंसान पर उसको चेक करते हैं। फिर कुछ ही पलों में वो इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी तरफ हकान लेवेंट से पूछता है, तुम हो कौन और मुझे क्यों बचाया? वो कहता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, इस्तांबुल खतरे में है, मिलकर बचाते हैं ना। फिर हकान उससे उसका फोन मांगता है और जेनेब के पास कॉल करता है। वो बताता है, मैं पागल खाने से भाग आया हूँ, इस वक्त तुम कहाँ हो? वो बता देती है कि हमला स्टेडियम में होने वाला है और मैं वहीं पर जा रही हूँ। खंजर भी मेरे ही पास है, तुम सीधा वहीं आ जाओ। फिर हकान लेवेंट को कहता है कि सायरन ऑन करो और गाड़ी को तेज भगाओ। फिर वे स्टेडियम पहुंच जाते हैं और अपनी फेवरेट टीम की ड्रेस पहन लेते हैं। फिर वे स्टेडियम के नीचे बनी मेट्रो स्टेशन में जाते हैं। वहां मोबाइल में रेंज नहीं थी, इसलिए वो जेनेब को कॉल नहीं कर पाता। तभी हकान की नजर चमन चिंदी पर पड़ती है, जो उसको ही देखकर वहां से भाग रहा था। तभी वहां एक मेट्रो आ जाती है। हकान उस मेट्रो के बीच से होता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। जब लेवेंट उसके पास जाने लगता है तो मेट्रो के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो वहीं पर रह जाता है। फिर वो चुपके चुपके उसी इमोर्टल का पीछा करता है। इतने में जेनेब और लीना भी मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो हकान को आवाज देती है। फिर उनकी आवाज सुनकर लेवेंट उनके पास जाता है। लेवेंट कहता है, हकान इमोर्टल के पीछे अंदर गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ आओ। फिर वो गार्ड का ध्यान भटकाता है ताकि वे दोनों आसानी से अंदर जा सकें। फिर लैला जेनेब से वो खंजर मांगती है, लेकिन जेनेब कहती है, वो खंजर तो मैं ही लेकर जाऊंगी। हकान अब भी उसका पीछा कर रहा था। फिर वो उसका पीछा करते करते स्टेडियम तक पहुंच जाता है, जो कि लोगों से खचाखच भरा हुआ था। फिर वो स्टेडियम के चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक टिड्डे पर पड़ती है। फिर वो उसे मार देता है और उसके साथ वाले दरवाजे के अंदर घुस जाता है। लैला और जेनेब भी वहां पर पहुंचने वाली थी। फिर वो इमोर्टल अपने साथियों को जाकर बताता है कि प्रोटेक्टर आ गया है, जल्दी करो। इतने में हकान वहां पहुंच जाता है और छुप छुप कर देखता है कि अंदर क्या चल रहा है। तभी बिल्लू हटेला ट्रिगर दबाने ही वाला था। हकान वहां पहुंच जाता है और लात मार कर ट्रिगर को नीचे गिरा देता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। पिराए जब अपना चाकू लेकर हकान की तरफ बढ़ती है तो जेनेब उस पर टूट पड़ती है। इतने में चमन चिंदी उस ट्रिगर को उठाने लगता है। फिर हकान उसको भी रोकता है। तभी बिल्लू हटेला एक टिड्डा निकालकर जेनेब के ऊपर फेंकता है, लेकिन लैला बीच में आ जाती है। अब लैला को तो कुछ होने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो एक इमोर्टल बन चुकी थी। अब चमन चिंदी हकान का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी लैला हकान की तरफ वो खंजर फेंकती है। हकान उस खंजर से चमन चिंदी को मार देता है। अपने साथी को मरता हुआ देख बिल्लू हटेला डर जाता है और पिराए को लेकर वहां से भाग जाता है। अब इन लोगों ने शहर बचाने के साथ साथ एक इमोर्टल को भी मार दिया था। अब पुलिस वहां आ जाती है और सारे मौके को संभाल लेती है। वे सभी खतरनाक टिड्डे सेफली वहां से निकाल लिए जाते हैं। फिर हकान लेवेंट को अपना साथ देने के लिए शुक्रिया कहता है। लेवेंट कहता है, अगर तेरा भाई खतरे में होता तो तू भी तो यही करता जो मैंने किया है। अब उसकी बात में कुछ लॉजिक था जो वे सभी समझने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या लॉजिक था ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
4th एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें लेवेंट अपनी स्टोरी सुना रहा था। वो बताता है कि बाबा और अम्मी का कत्ल करने के बाद वो इमोर्टल हमारे कैंप पर आया। वहां जाकर उसने तबाही मचा दी और हमारी बहन एल्बा को भी मार डाला। फिर उसके बाद वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गया। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया। फिर उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया और मुझे मरा हुआ समझकर मेरे लॉकेट को देखने लगा। फिर जब हमारे वफादार खादिम वहां पहुंचे तो वो निकल लिया। हमारे वफादार खादिमों ने ही आकर मेरी जान बचाई। इमोर्टल को लगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं मरा नहीं था। उसको तो तुम्हारे बारे में भी नहीं पता था, वरना वो तुम्हें भी मार देता। फिर जब कुछ दिन पहले मैंने टीवी ऑन किया तो मुझे पता चला कि मेरे भाई को पकड़कर पागल खाने ले गए हैं। हकान पूछता है तुम इतने दिन से थे कहाँ? वो बताता है कि जिन वफादार खादिमों ने मेरी जान बचाई उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हें डर था कि वो इमोर्टल मुझे ढूंढकर मार ना डाले, इसलिए मुझे अब तक छुप छुप कर रहना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह। तभी दादी पूछती है कि तुम्हें पालने पोसने वाले माँ बाप कहाँ है? वो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में वे मारे गए। फिर हकान गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि उस फैजल को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर लेवेंट कहता है अब तुम अकेले नहीं हो भाई, हम 2 हैं। फिर हकान बताता है कि अब फैजल भी अकेला नहीं है, उसके साथ उसके ही जैसे और भी इमोर्टल्स हैं, लेकिन हम भाइयों के सामने उन सबको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तभी जैनब लैला को पकड़ कर लाती है और कहती है जो बात तूने मुझे बताई वो सबको बता। फिर लैला बताती है कि जिंदा होने के बाद मुझ में बदलाव आए हैं, अब मैं फैजल का हिस्सा बन गई। वो मेरे दिमाग को कंट्रोल करके मुझसे कुछ भी करवा सकता है। अब मेरी मौत भी फैजल की तरह करामती खंजर से ही हो सकती है। तभी फैजल फिर से उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो चैला के हाथ से फोन छीन लेती है और उसमें फैजल का मोबाइल नंबर डायल करके हकान को बात करने के लिए कहती है। फिर फैजल कहता है कि हकान मेरे दोस्त कैसे हो? अब तक तुम्हें मेरी पकड़ का अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हकान उस पर चिल्लाने लगता है। फिर फैजल कहता है तुम चिल्लाते बहुत हो, एक बार लैला को देखो। जितना प्यार तुम लैला से करते हो उतना ही प्यार मैं अपनी वाइफ से करता हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम मुझे मेरी बीवी को ठीक करने के लिए अपना खून दो और मैं तुम्हारी लैला को आजाद कर दूंगा। हकान पूछता है मुझे करना क्या होगा? फैजल कहता है कल रात तुम्हें जंगल के बीच में बने पुल पर आना होगा। तुम मुझे अपना खून दोगे और मैं लैला को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दूंगा। और हाँ, अगर तुमने कोई गड़बड़ ना की तो शायद मैं तुम्हें कमीज भी दे दूं। फिर फोन काटने के बाद हकान कैन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई महफूज जगह है? कैन हाँ कह देता है। फिर हकान कहता है लैला को उनमें से ही किसी जगह पर ले जाओ। फिर कैन कहता है फैजल कहीं लैला की आंखों से हमें देख तो नहीं रहा होगा? लैला कहती है ये सही कह रहा है, हो सकता है वो मेरी आंखों से सब कुछ देख रहा हो, इसलिए मेरी आंखों पर पट्टी बांध के उसके साथ साथ मेरे हाथ भी बांध दो। फिर हकान मान जाता है। फिर लैला के जाने के बाद उस जंगल का मैप देखकर लेवेंट बताता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे। तभी चैला कहती है भाई साहब तुम नए हो, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। लेवेंट कहता है नया हूँ तो क्या हुआ, अब मैं तुम में से एक हूँ। फिर दादी कहती है कि अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए अगर फैजल ने दोबारा लैला को अपना मोहरा बनाया तो क्या होगा? हकान कहता है उसने पहले मेरे अपनों को मारा और अब वो मेरी लैला के दिमाग से खेल रहा है। जैनब कहती है हाँ तेरी लैला के दिमाग से तो खेल रहा है, तो क्या तू अपना दिमाग नहीं चलाएगा? कमीज और लैला के लिए तू क्या सबकी जान खतरे में डालना चाहता है? फिर लेवेंट कहता है मुमकिन है वहाँ पर कोई जाल जरूर बिछाया होगा, लेकिन तू ये मत भूल कि तू मुहाफिज है, हम दोनों वहाँ चलेंगे। सैलदार कहते हैं कि अक्सर जल्दबाजी में लिए फैसले गलत होते हैं। जैनब कहती है तू बिना कमीज के फैजल को हरा नहीं सकता, ये बात तू समझता क्यों नहीं? लेकिन हकान तो लैला के प्यार में अंधा हो चुका था, इसलिए वो कुछ भी करके जल्दी से जल्दी फैजल को मारना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैजल अपनी वाइफ से मिलने के लिए घर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी रूहिया मर चुकी है। फिर वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं खून नहीं ला पाया, कितना कमजोर हूँ मैं। तभी उसके पास हकान का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, कल रात को ब्रिज पर आ जाना। फिर फैजल बिल्लू हटेला को फोन करके उसको मिलने के लिए कहता है। इतने में कैन लैला की आंखों पर पट्टी बांधकर एक गुप्त जगह पर ले जाता है और वहां ले जाकर वो उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है और उसके हाथ भी खोल देता है। फिर वो कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, अगर खाने पीने के लिए कुछ भी चाहिए हो तो आवाज दे देना। तभी बिल्लू हटेला और पिराए फैजल से मिलने जाते हैं। बिल्लू वहां जाते ही फैजल को पीटना शुरू कर देता है। बिल्लू कहता है कायर कहीं के, अगर हमले के वक्त तूने हमारा साथ दिया होता तो हम नाकाम नहीं होते। फिर वो पूछता है कि रूहिया कैसे मरी। फैजल बताता है कि उस दिन मेरे पास खून कम था, फिर मैंने उनमें से तुम लोगों को भी खून दे दिया। फिर खून की कमी के कारण रूहिया पूरी तरह से जिंदा नहीं हो पाई और हमारा साथ छोड़कर चली गई। अब मुझे रूहिया को जिंदा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। बिल्लू हटेला कहता है पहले ये बता लैला कहाँ है, क्योंकि उस दिन उसने हमें धोखा दे दिया।
धोखे की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। फैजल कहता है तुम लैला के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दूसरी तरफ हकान जैनब को कहता है मुझे लैला की फिक्र हो रही है। जैनब कहती है तो तेरे भाई को वहाँ भेज दे। हकान कहता है मेरा भाई नहीं, तू वहाँ जा। जैनब कहती है मेरा फर्ज तुम्हारी रक्षा करना है, लैला की नहीं। हकान कहता है देखो मैं कमीज के बिना इमोर्टल के पास जाऊंगा, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मैं चाहता हूँ कम से कम लैला तो सुरक्षित रहे, और मैं तेरे सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। फिर जैनब मान जाती है। फिर वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दादी कहती है कि सैलदार और वफादार खादिमों से मिलने गए हैं, ताकि कल जब तुम फैजल से मिलने जाओ वहाँ वफादार खादिमों की तादाद ज्यादा हो। हकान कहता है हम उनको पुल के नीचे छुपा देंगे और फैजल को घेर लेंगे। दूसरी तरफ कैन लैला से बातें कर रहा था, तभी फैजल उसको अपने वश में कर लेता है। फिर वो गर्म कॉफी कैन के मुंह पर फेंक देती है। इतने में जैनब वहाँ आ जाती है और उसको कैन के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जैनब भागकर अंदर जाती है और कैन को लैला से बचाकर बाहर ले आती है। दूसरी तरफ हकान अपनी टीम के साथ पुल पर पहुंच जाता है और प्लान के अकॉर्डिंग सभी को अपना अपना काम समझाता है। फिर जब वो चैला के साथ पुल पर था तो दादी को किसी का चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो हकान को आवाज देकर बुलाती है और उसकी आवाज सुनकर हकान उसके पास जाता है। फिर दादी उसे बताती है कि मैंने लेवेंट के चिल्लाने की आवाज सुनी और यहाँ पर आकर देखा कि वो यहाँ नहीं है। फिर वो एक काली गाड़ी को वहाँ से जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। तभी एक आदमी फैजल को फोन करता है, काम हो गया है। अब सभी लोग टेंशन में थे। तभी हकान के पास फैजल की वीडियो कॉल आती है। फैजल कहता है किसी अपने की जान गवाए कितना टाइम हो गया, अगर तू अपने भाई को गवाना नहीं चाहता तो आधे घंटे में मुझे उसी पुल पर मिल, और हाँ अपने साथ खून लेकर आना और खंजर लाने की जरूरत मत करना, वरना इसकी लाश को तू अपने कंधे पर लेकर जाएगा। दूसरी तरफ जैनब दारू की बोतल लेकर लैला के पास जाती है। लैला कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी के लिए भी खतरा बन सकती हूँ, लेकिन जैनब उसे पीने के लिए वाइन देती है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुख दुख बांटती है। फिर लैला कहती है अब मुझे महसूस होने लगा है कि मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, मेरी एंडिंग हैप्पी नहीं होने वाली। फिर जैनब कहती है तुम्हारे पास हकान है, तुम्हारी एंडिंग अच्छी होगी। लैला कहती है तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं। तभी जैनब अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे जाना होगा। फिर वो लैला को दोबारा बांध देती है। दूसरी तरफ आज जो कुछ भी हुआ दादी उसके लिए हकान को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। इतने में वहाँ जैनब आ जाती है। हकान पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है। जैनब कहती है मैं सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, कोई बेबी सीटर नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। फिर हकान कहता है कि वो प्लान अब कैंसिल हो गया है, लेवेंट अब फैजल के कब्जे में है, हम अभी उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। दादी कहती है आधे घंटे में मजबूत प्लान बनाना नामुमकिन है। फिर जैनब हकान को कहती है कि जोश से नहीं होश से काम लो। हकान कहता है चल यहाँ से, वो मेरा भाई है। जैनब कहती है लेवेंट तेरा भाई है, लैला तेरी अपनी है, तो मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ तेरी। फिर हकान कहता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। जैनब कहती है मैं समझ गई। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। हकान उसे रोकने की कोशिश करता है। जैनब कहती है मुझे उम्मीद है मेरे बिना भी तुम अपने भाई को बचा ही लोगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हकान अपना खंजर निकालता है और कहता है आज फैजल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चैला भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिना अच्छे प्लान तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हकान हमेशा की तरह जोश से काम लेता है। फिर सैलदार कहता है तुम इसे बच्ची मत समझो, आगे चलकर ये कौम की लीडर बन सकती है। फिर हकान कहता है कि मेरा प्लान सुनो, जब फैजल मुझसे मेरा खून लेने आएगा तब मैं फैजल के सीने में खंजर घोंप दूंगा। उसका बकवास प्लान सुनकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सभी इकट्ठा होकर पुल पर जाते हैं और फैजल के आने का इंतजार करते हैं। तभी फैजल बाकी के इमोर्टल्स के साथ वहाँ आता है, उनके साथ लेवेंट भी था। फिर हकान फैजल की तरफ जाने लगता है। फैजल कहता है पहले अपनी जैकेट और टी शर्ट उतारो, मैं देखना चाहता हूँ कहीं खंजर तो नहीं लेकर आए। फिर हकान अपनी जैकेट और टी शर्ट उतार कर उसको चेक कराता है। फिर जैसे ही वो अपनी जैकेट पहनता है फैजल को खंजर दिख जाता है। फैजल कहता है रुको, वहीं खड़े रहो, तुम इंसानों की फितरत में ही धोखेबाजी है, उम्र के साथ साथ तुम लोगों की धोखेबाजी भी बढ़ती जाती है, अब तुम्हारे खून की बोतल वो बच्ची मेरे पास लेकर आएगी। हकान कहता है ऐसा नहीं होगा। फैजल कहता है यहाँ क्या होगा ये मैं तय करूंगा। दूसरी तरफ लैला कैन से माफी मांगती है। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। कैन कहता है मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। दूसरी तरफ चैला हकान से उसकी खून की बोतल लेती है और फैजल को दे देती है। फैजल कहता है बेटा तुम बहुत बहादुर हो। चैला कहती है अब तुम लेवेंट को छोड़ दो। फिर फैजल अपने साथी को उसे छोड़ने के लिए कहता है। फिर लेवेंट कहता है आई एम सॉरी। हकान मैं घाटे का सौदा नहीं करता। फिर फैजल उसको कमीज दे देता है जिसका प्लान उन्होंने पहले से ही घर पर बना लिया था। फिर चैला उसके हाथ से कमीज छीनने लगती है। तभी छीना झपटी में लेवेंट के हाथ से उसको चाकू लग जाता है। फिर हकान भागकर वहां जाने लगता है, लेकिन तभी वो सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर हकान छिप जाता है।
तभी लेवेंट भागते समय फैजल को अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ याद आया, मैं कौन हूँ। फैजल को याद आ जाता है कि वो हकान का भाई है। अब वहाँ दोनों तरफ से ही गोलीबारी हो रही थी। इमोर्टल्स पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ पिराए लैला के पास जाती है और कैन को मार देती है। फिर वो लैला को अपने साथ ले जाती है। तभी हकान चैला को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी दूर कहीं जंगल में छिपा हुआ एक स्नाइपर हकान पर गोली चला देता है। वो गोली हकान के कंधे पर लग जाती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर उसके वफादार खादिम हकान को संभालते हैं, लेकिन हकान की आंखें तो चैला को मरते हुए देख रही थी। कहीं न कहीं उसकी आंखों में पछतावा था कि उसकी बेवकूफी के कारण मासूम बच्ची मारी गई। फिर देखते ही देखते हकान भी दम तोड़ देता है और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वेब सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए आपको पता चल जाए। नेक्स्ट एपिसोड पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि मैं 1 या 2 दिन के अंदर उसे अपलोड कर दूंगा। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, पेशेंस बनाए रखना। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।